डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपसभापति महोदय, जैसा कि कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है और हमारे देश की जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उसकी परीक्षा, साक्षात्कार और उसका चयन उसके हाथ में है। यही बात है कि यदि हमको स्वतंत्र रखना है तो इसके स्टेटस को भी कायम रखना पड़ेगा। यह खुशी की बात है कि हमारे देश के लोगों का आमतौर से अधिकांशतः यह विश्वास है कि यह संघ लोक सेवा आयोग या प्रदेश सेवा आयोग जो चयन करते हैं, परीक्षा लेते हैं, उसमें मेरिट को ही प्राथमिकता दी जाती है। और कहीं कहीं लोगों की यह धारणा जरूर बनती जाती है कि वहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो वैसे ही चले जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस तरह की धारणा नहीं होनी चाहिए। अभी हमारे एक मित्र ने उनके स्टेटस के बारे में बात कही। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ कि उनका स्टेटस मुख्य न्यायाधीश का हो, हाई कोर्ट के जज का हो या सचिव का हो, मगर यह बात सही है कि उनका स्टेटस ऐसा ज़रूर होना चाहिए ताकि बड़े से बड़ा अफसर उन पर भी कोई काम करने के लिए दबाव ना डाल सके। क्योंकि अगर हम मुख्य न्यायाधीश का स्टेटस बना दें तो वह इसी तरह का होगा जिस तरह की बात देश के अंदर बनती जा रही है। श्रीमान, तनख्वाह बढ़ाने की प्रतियोगिताएं हमारे देश में अधिक होती हैं। उस प्रतियोगिता में हम कहां जाएंगे, यह देखने की बात है। मुझे खुशी है कि जितने अनुसूचित जाति के हमारे विद्यार्थी हैं वे काफ़ी तादाद में अखिल भारतीय सेवाओं में आने लगे हैं। मैं आंकड़ों में ज़्यादा नहीं जाऊंगा। यदि आप देखें 1963 में जहां वे 56 की तादाद में थे, 1971 में 256 की तादाद में हो गए। इसी तरीके से जो अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी हैं वे भी 4 से बढ़कर 26 हो गए। जैसा कि मिर्धा जी ने बताया कि जबकि हम यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कमिश्नर की रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे थे कि सेवाओं में उनका अनुपात करीब करीब पूरा हो चुका है। मुझे इस कमीशन की रिपोर्ट पढ़कर खुशी हुई कि 25 से 45% अनुसूचित जाति के विद्यार्थी ऐसे हैं जो आम लोगों के साथ प्रतियोगिता करने में कामयाब हो रहे हैं और बाकी में थोड़ा बहुत स्तर नीचा करके ले लिया जाता है ताकि वे आगे चलकर अपने स्तर को ऊपर ला सकें। श्रीमान, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। ज़्यादातर सरकार ने इस लोक सेवा आयोग की सिफारिशों को माना है, मगर कहीं कहीं ऐसा भी देखने में आया है कि उनकी सिफारिशों को नहीं माना जाता है। श्रीमान, मैंने यह देखा कि इसके पृष्ठ 9 पर सरकार पहले कुछ स्थानों की सूचना देती है कि इतने स्थान रिक्त हैं। उसके बाद या तो स्थानों को बढ़ा दिया जाता है या उनको घटा दिया जाता है। जैसा कि इसके अंदर कुछ आंकड़े हैं। उपसभापति महोदया, हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। सत्य और अहिंसा के रास्ते पर महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान की आज़ादी हासिल की। उसी आज़ादी को हासिल करने के नाते दुनिया के सैकड़ों देशों से साम्राज्यवादी ताकतों को उखाड़कर फेंक दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर पंचशील के सिद्धांतों को बनाकर पूरी दुनिया को एक दिशा दी। संयुक्त राष्ट्र संघ में 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने बोलते हुए कहा था कि दुनिया में आणविक हथियारों को मिटाना होगा और जो पैसा
आणविक हथियारों पर खर्च हो रहा है, वह दुनिया के विकास पर खर्च करना होगा। जवाहरलाल नेहरू की नीतियों पर श्रीमती इंदिरा गांधी 17 साल तक चलती रहीं। उसी परंपरा के अनुसार राजीव गांधी, इंदिरा जी तथा जवाहरलाल नेहरू की नीतियों पर आज हम भी चल रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें विज्ञान के माध्यम से गरीबी दूर करनी है। इंदिरा जी ने उसी विज्ञान और तकनीकी के द्वारा भारत से गरीबी दूर करने का प्रयास किया। राजीव गांधी ने यह कहा कि उसी तकनीकी क्रांति को प्राथमिकता दी जाएगी। राजीव गांधी ने कहा कि अपने हिंदुस्तान की परिस्थितियों के अनुकूल अपने सीमित साधनों के माध्यम से हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। मैं विरोधी दलों के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, दुनिया का एक भी ऐसा देश वे बता दें जिस देश में लोकतंत्र भी हो, समाजवाद भी हो, धर्मनिरपेक्षता भी हो, राष्ट्रीयता भी हो। मैं यह जानना चाहता हूँ विरोधी दलों के नेताओं से कि ऐसा दुनिया का विशाल देश जो उन नीतियों पर, सिद्धांतों पर चला हो, रूस और चीन के देशों में पेट की आज़ादी है। आदरणीय उपसभापति महोदया, इसमें रूस और हिंदुस्तान की मैत्री की क्या बात है। हिंदुस्तान रूस का मित्र है और हिंदुस्तान तथा रूस दोनों विश्व शांति के लिए कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। हमने हिंदुस्तान में जनतांत्रिक तरीके को अपनाते हुए समाजवाद की स्थापना का वचन दिया है। हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त किया, कांग्रेस के नेतृत्व में भारत की 80 करोड़ जनता को वोट का अधिकार दिया गया, जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया, हिंदुस्तान को एक औद्योगिक राष्ट्र बनाया, हिंदुस्तान को कृषि की दृष्टि से 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से श्रीमती इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ सर्वहाराओं के दिलों में आशा का चिराग जलाया। करोड़ों भूमिहीनों को भूमि, करोड़ों बिना घर वालों को घर, करोड़ों बिना जमीन वालों को जमीन देने का फैसला किया। हिंदुस्तान के 3000 वर्ष के इतिहास में दिल्ली के किसी हुक्मरान ने भारत की सर्वहारा जनता को देश की दौलत में हिस्सेदारी देने का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया था। इंदिरा गांधी विश्व की पहली नेता हैं। दिल्ली की हुकूमत पहली है जिसने फरमान जारी किया कि 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से करोड़ों लोगों को भागीदार बनाया जाए। महोदय, देश की जो आज अर्थव्यवस्था है उसको देखते हुए जो इस साल और पिछले साल के बजट आए, मैं समझता हूँ कि किसी तरह भी इससे अच्छा बजट आ नहीं सकता था। वित्त मंत्री जी ने कोशिश की है इतने आर्थिक संकट के बाद कि मुल्क के लोगों पर कोई नया बोझ न आए और देश की अर्थव्यवस्था जो बहुत बिगड़ी हुई है उसमें सुधार किया जाए। मैं कोई अर्थशास्त्री तो नहीं हूँ, लेकिन एक साधारण व्यक्ति की दृष्टि और जो कुछ मैं बाहर का वातावरण देख रहा हूँ उसके आधार पर मैं कुछ सुझाव सरकार को देना चाहता हूँ। महोदय, अगर करेंसी का प्रसार इस तरह बढ़ता चला गया तो जो हम आज प्रावधान करते हैं, चाहे पंचवर्षीय योजना हो, चाहे अपने बजट में हो, और जो निशानी हम काम की लेते हैं वह काम हमारे अधूरे ही रह जाएंगे। इसलिए करेंसी का प्रसार रोकने की आज की हालत में जो तरीका मैं समझता हूँ वह यह है कि कुछ चीज़ों पर सरकार को बड़ी सख्ती से निर्णय लेना होगा। श्रीमान आज अखबारों में
पढ़ा कि वित्त मंत्री जी ने कहा है कि जो राज्य सरकारें अपने साधन जुटाएंगी उनको ज़्यादा सहायता दी जाएगी। स्टॉप।